चैप्टर 2 दादी माँ। कमज़ोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि ज़रा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। ओके, इसमें लेखक कह रहे हैं कि कमज़ोरी ही है अपनी, मैंने अपना वीकनेस है, कमज़ोरी इज़ वीकनेस, बट इट इज़ ट्रूथ, बट सच है। ठीक है, कि ज़रा सी कठिनाई पड़ते ही, मैंने थोड़ा सा भी अगर मुश्किल समय आता है, थोड़ा सा भी कठिनाई आती है, तो बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी, उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी, फिर बरसात और फिर बसंत ऋतु जो है, वसंत ऋतु जो है, उसको देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। ओके, सो देखो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि ये तो अपना कमज़ोरी है, अपना वीकनेस है, मगर ये सच है कि ज़रा सी मुश्किल पड़ने पर, कठिनाई इज़ मुश्किल, ज़रा सी कठिनाई पड़ने पर, इतना मौसम देखने के बाद, जैसे बीसों गर्मी, बहुत गर्मी देखे, फिर बरसात देखे, फिर वसंत भी देखे, इतना सब कुछ देखने के बाद भी मन, लेखक का मन सदा नहीं तो प्रायः, नॉट ऑलवेज, देन लिटिल बिट, समटाइम्स, अनमना सा हो जाता है। ओके, मैंने बेपरवाह हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। और जो फ्रेंड्स होते हैं वो तो किसी को टीज़ करेंगे, तो वही बता रहे हैं कि मेरे शुभचिंतक मित्र भी छुट्टियों में, आने वाली छुट्टियों की सूचना तो देते हैं, पर पीठ पीछे कहते रहते हैं कि ये तुरंत घबरा जाता है, ऐसा कहकर लेखक के मजाक उड़ाते हैं। तो फ्रेंड हैं तो मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा, लेकिन लेखक भी हिम्मत से बोलते हैं कि चलो वो सब बातें तो ठीक है, दोस्त ही है, उन बातों को नहीं सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। लेखक समझ रहे हैं कि सोचने से कुछ नहीं होता, इसलिए किस लिए उन सब बातों पर ध्यान दिया जाए या सोचा जाए। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। तो यहाँ पर फिर से मौसम का विवरण देते हैं लेखक, और बहुत अच्छा से लिखे हैं, बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों, उन्हें विंटर की जो मॉर्निंग शीत ठंडी किरण जो होती है, वो बहुत ही स्वच्छ और शीतल, और धुंधली छाया, जो फॉग जैसा कुछ धुंधली छाया, वैसा कुछ विजिबिलिटी उनकी आंखों के सामने उनको नज़र आता है, तो वो बहुत ही अच्छा उनको दिखता है। मुझे लगता है जैसे कवार के दिन आ गए हैं, मुझे लगता है इसे कवार एक और सीजन है, कवार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। गांव के चारों ओर, मैंने बहुत बारिश हुई है तो चारों ओर पानी ही पानी वेव बना रहे हैं। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार के बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। यहाँ पर है दूर के सिवान। सिवान क्या होता है? सिवान होता है जैसे कि बॉर्डर पर जो भी एरिया होता है ना, या गांव होता है या डिस्ट्रिक्ट होता है बॉर्डर पे, जहाँ से दूसरा गांव स्टार्ट होता है, तो दूर के सिवान किसी दूसरे गांव से के बॉर्डर को क्रॉस करके हमारे गांव में वो पानी के थ्रू जो मोथा और साई की अधगली घास आ गई है ना, और उसके साथ घेऊर और बन प्याज की जड़ें भी तो तैर के आ गई है, और तरह तरह के घास और सीड्स भी बहकर आ जाते हैं। ओके, तो सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। ये सब जो पानी में आ गए हैं और सूरज के साथ मिलकर उनके धूप में, सूरज के धूप लगकर वो कुछ अजीब से सड़ गए हैं और एक गंध छोड़ रहे हैं, मैंने कुछ उसमें से महक आ रहा है। जो घास और सीड सड़ जाते हैं ना, उसमें से एक गंध आ रही है, तो उसी को वो बता रहे हैं कि घास और बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है धूप के कारण, और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। और जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा वाटर बॉडीज बन गया है, ओके, तो वहाँ पर पानी में बच्चे लोग खेल रहे हैं, लड़के लोग खेल रहे हैं वहाँ पर, उसमें बहुत झाग भरे है, फ्लोत है वहाँ पर, और उसमें वो खेल रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सभी मौसम की अपनी अपनी बातें होती है, कभी सभी मौसम में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, तो उसके बारे में यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, ओके, कोई बात नहीं, आषाढ़ के मौसम में आम और जामुन बहुत होता है,
तो आषाढ़ में आम और जामुन नहीं मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले, दुख नहीं। और अगहन के मौसम में चिवड़ा और गुड़ बहुत पॉपुलर होता है, लोग खाते हैं बहुत पसंद से, वो भी नहीं मिले लेखक को तो कोई बात नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, यानी लाई जो पफ्ड राइस बॉल्स बनाते हैं ना जागरी के साथ, उसको लाई बोलते हैं, और उसके साथ गुड़ की पट्टी, पट्टी का यहाँ पर मतलब है कुछ ब्लॉक्स, तो या तो वो एक ब्लॉक ऑफ गुड़ जो होता है ना जागरी, वो न मिले लाई के साथ तो फिर भी अफसोस नहीं। पर कवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। लेकिन कवार के मौसम में अगर इस गंध भरे मैंने जो भी वाटर जमा हुआ था बारिश के बाद, उसमें कूदने का मौका ना मिले तो उनको बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि उनको बहुत मन है कि वो पानी में वो कूदें और नहाएं। मैं भीतर उकड़ रहा था, मैं भीतर वो कुछ अजीब सा फील कर रहा था, या कि वैसा होना चाहिए। 1-2 दिन ही तो कूद सका था, के 1-2 दिन ही लेखक कूद पाया था और नहा धोकर बीमार हो गया। लेकिन वो 1-2 दिन कूद कर ही फिर वो बीमार हो गए। हालांकि बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। फिर बीमार तो हो गया, लेकिन फिर भी लेखक कह रहे हैं कि नहीं बीमारी तो फिर भी मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, ज्वर फीवर को बोलते हैं, टेम्परेचर राइज हो जाता है ना उसमें, तो उसको ज्वर बोलते हैं। तो थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द, हल्का सा सर दर्द हो, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, जो उनको पसंद है इसलिए उनको अच्छा लगता है। तो हालांकि बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है, थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। उनको वो सब मैंने हर बार होता था, हर साल वो ये सब फेस करते थे, नहाते थे, बीमार भी पड़ते थे और नींबू साबू दिन भर खाते थे। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर तो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी, क्योंकि जब टेम्परेचर राइज हुआ, उनको फीवर आया, तो वो चढ़ता ही गया, ज़्यादा हो गया। रज़ाई पर रज़ाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। तो रज़ाई पर रज़ाई, जो बुखार आता है तो लोग को बहुत ठंड लगती है, तो रज़ाई पर रज़ाई ओढ़ कर सोते हैं कि थोड़ा बॉडी को गर्म करें और गर्म रखें और टेम्परेचर डाउन करें, तो उससे टेम्परेचर उतरता है। तो अभी टेम्परेचर कब उतरा, तो 12 बजे के बाद, रात में 12 बजे के बाद उनका टेम्परेचर कम हुआ। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में के। तो दिन भर वो चादर लपेट कर वो सोया था, क्योंकि लेखक को बुखार था। दादी माँ आई शायद उसी झाग वाले जल में नहाकर। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सगह टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर और पेट छुए से यहाँ पर ये मतलब है कि वो टेम्परेचर चेक की। दादी माँ आई और सर और पेट पर हाथ से छूकर वो देखे कि इसको कितना बुखार है। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। और कुछ शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी ने वहाँ कुछ स्पेशल उन्होंने मिट्टी को रखा था, उसको माथे पर उनका लगाया ताकि फीवर डाउन हो। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती। और बुखार में क्या होता है, जब टेम्परेचर नहीं उतरता है तो लोग कपड़े से, सूती या कॉटन कपड़े से यूजुअली हाथ पैर को सहलाते हैं, ताकि थोड़ा कोल्ड फील होता है और टेम्परेचर भी डाउन होता है। सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से झोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ बहुत सारे ये सब प्रश्न पूछती थी और लेखक को उनके पास शायद अच्छा जवाब नहीं था, इसलिए उनको परेशानी होती थी। इसलिए उन्होंने कहा है कि प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती थी। लेकिन दादी माँ तो सबके भले के लिए ही प्रश्न पूछती थी। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। दादी माँ को गवई गांव के, यानी वो गांव के
जब इस गांव में रहते थे, उसे 50 ग्राम की जो औषधि बनाते हैं ना वहाँ पर, या दवा, उनके नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुँचती और वहाँ भी वही काम, माने लोगों को दवाई का नाम बता के कि ये बीमारी में ये कर लो, ये बीमारी में ये खा सकते हैं। उनको औषधि या दवाई के नाम याद थे। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सांप, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती और बहुत एक्सपीरियंस जैसा वो बात करती थी कि ये बीमारी हो सकता है, ये भी बीमारी के लक्षण हैं। उनको बीमारी के जो लक्षण होते हैं वो पता था, तो उसके अनुसार वो बता देती थी कि ये मलेरिया हो सकता है, या निमोनिया हो सकता है, या सरसाम हो सकता है। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुल्लन और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाते। मैंने और सब चीज़ सफाई के साथ ही चाहिए, दवा तो है ही प्लस उसके साथ सफाई भी चाहिए। मिश्री में शहद भी रहना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब थोड़ा प्रिमिटिव मेडिसिन है, तो ये सब चीज़ काम में आता है। लोग बीमार होते हैं तो इस तरह से उन्हें दिया जाता है। चादर में गिलाफ ना हो, मैंने जो चादर है उसमें गिलाफ मतलब उसका कवर होना चाहिए, और सब चीज़ सफाई के साथ होना चाहिए। नहीं हो तो वो उनको गुस्सा आता था। यहाँ पर वो अर्थ है कि उनको गुस्सा आ जाता था। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू। ठीक, तो मेस महाराज जो मेस चलाते हैं, किचन में काम करते हैं, तो मेस महाराज कहा गया है, एक्चुअली शेफ। ओके, अपने मन से कुछ भी पकाकर खिचड़ी या साबू उन्हें दे जाता है। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। तो अब ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब तो आते हैं तो इतने कड़वा मिक्सचर देते हैं। मिक्सचर यहाँ पर है जो सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन दवाई जो होता है, मेडिसिन, मिक्सचर सॉल्यूशन मेडिसिन देते हैं जिनके तीतापन से उनका बुखार ही भाग जाता है। ओके, इतना तीखा होता है, या तीता बोलते हैं हिंदी में, तो तीताई के डर से बुखार भी भाग जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। तो ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता, बुखार इनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब कड़वा चीज़ खाना के वजह से इनको बुखार को बुलाने का जी नहीं करता। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। अब किशन भैया की शादी ठीक हो गई है तो दादी माँ बहुत खुश है। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसीन आती, ठीक है, पड़ोसीनें आती, मैंने दादी माँ की जो फ्रेंड्स हैं या और भी लोग जो आसपास में रहते हैं, पड़ोसी नेबर्स, वो लोग आते। बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, और सब लोग बुलाते थे तो दादी माँ भी आती थी। बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। तो गांव वाले जानते थे कि दादी माँ उतना काम नहीं करती, लेकिन फिर भी वो लेट से जाती थी तो वो कभी विलंब का कारण बन जाती थी। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आध दे दे के, मतलब सूद के साथ रुपए मांग रही होगी। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। तो जो दादी माँ से कुछ पैसे लिए थी, तो वो दादी माँ उनसे पैसे मांग रही है, तो वो बोल रही है कि अभी तो पैसे नहीं है। तो दादी माँ ने उन्हें कहा कि नहीं, जब मांग रही थी तो बहुत नाक रगड़ के मांग रही थी कि बहुत ज़रूरी है, अब लौटाने टाइम बोल रही हो पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मैं फसल काट के दूंगी। दादी माँ ने कहा कि फसल अब दोबारा थोड़ी कटेगा, फसल तो ऑलरेडी कट चुका है। दूंगी मालकिन, तो उन्होंने कहा कि ठीक है दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है,
आप न दया करोगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। तो ये बोले कि बेटी की शादी है तो थोड़ा टाइम और दे दे, पैसा दे देंगे। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। दादी माँ से पीछे हट गई कि अभी नहा के आ रही हूँ, रुको। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। तो लेखक ने कहा कि गरीब है, दे देगी, अभी जाने दो। चल चल, चला है समझाने। दादी माँ ने कहा चल चल, मैंने छोटा है वो ना, इसलिए कि चल चल अभी तू मुझे समझाएगा, ऐसा बोल के दादी माँ ने उसे भी चुप कराया। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची। तो उसने विह्वल होकर कहा, ओरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे। हमारी मालकिन का कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपया का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। ठीक है, तो दादी माँ ने उसका पैसा जो कर्ज लिया था वो माफ़ कर दिया, वो छोड़ दिया, और ऊपर से 10 रुपया और भी दे दिया कि बेटा तो अच्छा है, बेटी उसकी है तो बेटी दादी माँ की भी है। यह कहते हुए उन्होंने कहा कि अच्छा लड़का है, देवता है बेटा देवता। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, फिर लेखक ने पूछा उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी, अब क्या हुआ। वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, कि बड़े लोग तो रुपया तो दिए हैं ना, तो अब डांटेंगे भी नहीं तो कैसे उनका लाभ होगा। इसलिए उनका बोलने का तरीका से उनको उनका रुपया वापस मिलता है, तो इसलिए वो लोग उस तरह से डिमांड करते हैं कि रुपया उनको वापस मिल जाए। लेकिन इन्होंने नहीं दे सका तो इनका रुपया उन्होंने छोड़ दिया था। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज़ पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती है। विवाह के कुछ दिन पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती है। कुछ प्रोग्राम करते हैं वो लोग अच्छा लगने के लिए, सभी लोग इकट्ठा होते हैं ना, सभी फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स इकट्ठा होते हैं, तो वो लोग कुछ खेल खेलते हैं और गीत गाते हैं। तो उसका यहाँ पर बताया जा रहा है। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। ठीक है, अभिनय भी होता है, मैंने टैलेंट का भी वहाँ पर कुछ ये होता है, जिनको कुछ टैलेंट है वो लोग सिंगिंग में या कुछ और भी काम करने में, तो वो ऐसा करके दिखाते हैं। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पौत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती है, नहीं कुछ कुछ जैसे नाटक के रूप में दिखाया जाता है, तो सभी पार्ट जो है औरतें लोग ही ज़्यादा नाटक या डांस के थ्रू वो दिखाते हैं। ज़्यादातर नाटक ही है, यहाँ पर वैसे ही लिखा हुआ है कि सारा दृश्य मैंने सीन्स जो नाटक के दृश्य हैं वो औरतें लोग ही ज़्यादा करती हैं, स्टेज शोज बोल सकते हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। ठीक, स्टेज शो यहाँ पर अर्थ था घर में ही जो छोटा सा प्रोग्राम होता है ना, उसमें औरत लोग ही पार्टिसिपेट करती है, भाग लेती है। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। अब लेखक कह रहे हैं कि बीमार थे तो वो बारात में नहीं जा सके। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। दालान यूजुअली होता है जो बाहर का जो गेस्ट रूम होता है ना, उसको दालान बोलते हैं। ठीक है, यूजुअली घर से भी अलग होता है। गांव में घर एक जगह होता है, दालान खेत के कहीं पास में होता है, जहाँ से वो लोग खेत को भी देखते हैं कैसा घर बनाते हैं। नहीं तो घर के बाहर ही बना देते हैं, फ्रंट में, जहाँ पर लोग गेस्ट आते हैं तो वहाँ पर बैठने का जगह होता है, उसको दालान बोलते हैं। वह भी बारात जाने के बाद पहुँचा था, तो मेरा भाई जो था वो लेखक के, वो भी वहाँ पहुँचे थे। औरतों ने उस पर आपत्ति की। मेरा भाई राघव दलान में सो रहा था। अच्छा, सो रहा था, पहुँचा नहीं। मेरा भाई राघव दलान में सो रहा था। तो मेरा भाई जो थे लेखक के, वो दलान में सो रहे थे। तो क्योंकि औरत लोग वहाँ पर कुछ अपना नाट्य या नाटक प्रोग्राम करती थी, तो उनको आपत्ति हुआ। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। तो ये दादी माँ ये कहकर और लोगों को शांत कराएं कि लड़कों है तो सोने दो, उससे क्या दिक्कत है, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है।